हाय गाइस, आई एम असद हुसैन खान वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक राज्य का विधानमंडल। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों में नई सरकार को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर 5 साल में हम लोग वोट डालते हैं और सरकारों का गठन करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है चुनाव प्रक्रिया, विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया और किस तरह से राज्य की सरकारों का गठन होता है। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था, जो कि ब्रिटेन से ली गई थी। इसमें हमने कानून बनाने का काम दिया था संसद को, यानी कि हमारी संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और इन कानूनों को पालन करने का काम दिया गया था एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि देश में पूरे देश का कानून बनाने का काम करती है संसद, और कानून को बनाने का काम संसद का है। संसद ने कानून बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है हमारी कार्यपालिका की। कार्यपालिका का काम है इन कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का हेड कौन है? सबका संविधान में है, लिखा है कि कार्यपालिका संसद कानून बनाने का काम संसद का होगा, इनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होगा, और कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या देश का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में कानून बनाने का काम होगा संसद का, लागू करवाने का काम होगा कार्यपालिका का, कार्यपालिका का हेड होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने सब काम के लिए प्रधानमंत्री, किसी भी कार्य के लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, और जो प्रधानमंत्री है वो इसका रियल हेड है। ये राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है और प्रधानमंत्री रियल हेड है। अब प्रधानमंत्री जो कि देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश की सरकार का मुखिया है, पूरे देश का शासन व्यवस्था उसको चलाना है। हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है। एक सिंगल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है पूरे देश की सुचारू रूप से चला लेना। उसको स्मूथली रन कराने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को स्मूथली रन कराने के लिए हमने कंट्री को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसको स्टेट कहा जाता है या उसको राज्य कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा देश, जैसे हमारा देश ये इंडिया है, ये हमारी कंट्री इंडिया है, और इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट हमारे हो सकते हैं, ये हमारा यूपी है, और बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये छोटे स्टेट को हमने डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको हम स्टेट कहते हैं। और 9 यूनियन टेरिटरीज, स्टेट के साथ साथ हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो 9 हैं, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। हर स्टेट की अपना विधानमंडल है। जैसे केंद्र में संसद है, केंद्र में कानून बनाने का काम करती है संसद, और राज्य में कानून बनाने का काम करता है राज्य का विधानमंडल। तो हर राज्य का अपना एक विधानमंडल है जो कानून बनाने का काम करता है। राज्य के विधानमंडल के बनाए हुए कानून उस राज्य पर लागू होते हैं। संसद के बनाए हुए कानून पूरे देश पर लागू होते हैं, और राज्य विधानमंडल के बनाए हुए कानून राज्य पर ही लागू होते हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे यूपी। हम देखेंगे कि विधानमंडल का गठन कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद सरकारों का गठन कैसे होता है। इसके लिए समझ लें आप, राज्य विधानमंडल है। राज्य के विधानमंडल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसके 3 ऑर्गन्स हैं। इसको आप, पहला ऑर्गन्स आपका है विधानसभा, ये विधानसभा। दूसरा हिस्सा इसका है विधान परिषद, और थर्ड ऑर्गन इसका है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कानून बनाने के लिए बिल को
किसी भी सदन में, यानी कि किसी भी हाउस में, ये विधानसभा विधान परिषद या सदन कहे जाते हैं या हाउस कहे जाते हैं, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है मनी बिल को छोड़कर। कोई भी बिल विधानसभा में पास किया जाता है, बिल वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो कानून बनने से पहले होता है। कोई भी कानून जब आता है, जो रिटन में जो उसका लिखित एक मसौदा तैयार किया जाता है, उसको बिल कहा जाता है। तो उस बिल को विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा उस बिल को पास करके विधान परिषद भेज देती है। विधान परिषद इस बिल को पास करके राज्यपाल के पास भेज देती है। राज्यपाल के साइन होने के बाद वो बिल कानून बन जाता है और प्रभाव में आ जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिल किसी भी सदन में पेश किया जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर। अगर कोई बिल विधान परिषद में पेश किया जाता है तो विधान परिषद उसको पास करके विधानसभा भेज सकती है। विधानसभा पास करके फिर उसको राज्यपाल के पास भेज देती है और राज्यपाल के साइन के बाद वो प्रभाव में आ जाता है, कानून बन जाता है वो बिल। इन तीन ऑर्गन से अगर कोई भी एक ऑर्गन उस बिल को रिजेक्ट कर देता है तो वो कानून नहीं बन सकता है। अगर कोई बिल आता है, विधानसभा में आता है और विधानसभा पास करके विधान परिषद भेज देती है और विधान परिषद उसको पास नहीं करती है तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। विधान परिषद में कोई बिल आता है और वो विधान परिषद उसको पास करके विधानसभा भेज देती है, लेकिन विधानसभा उसको रिजेक्ट कर देती है, यानी कि पास नहीं करती है, तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। या विधानसभा विधान परिषद दोनों पास कर देते हैं और राज्यपाल उस पर साइन नहीं करते हैं तो फिर वो भी बिल कानून नहीं बन सकता। यह है हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल की। अब हम इसमें देखेंगे विधानसभा का गठन कैसे होता है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी करीब है, इसलिए वोट भी आप लोग देते हैं, तो ये जानना ज़रूरी भी है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो विधानसभा का प्रोसेस का सबसे पहले हम देखेंगे विधानसभा का गठन कैसे होता है। हमारी विधानसभा में, यानी कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीट्स हैं, 403 सीट्स। यानी सीट्स का मतलब होता है कि विधानसभा में 403 मेंबर हैं। ये हम कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट है, ये एक यूपी का स्टेट है, आपने मान लिया फॉर एग्जांपल, इसको हमने 403 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमने 403 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है इस तरह से, और हर पार्ट को, ये एक पार्ट जो है ये इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं पार्ट, ये पार्ट है, और हर एक पार्ट कहलाता है विधानसभा क्षेत्र। जैसे कि अपनी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 155 शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि अपनी विधानसभा का नंबर 155 है। इसी तरह से 156, 57, 200 हो सकती हैं, कुल मिला के टोटल 403 सीट्स हैं। हर एक क्षेत्र से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, यानी कि हम रहनुमा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको एमएलए कहा जाता है। उसको कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में उसको हम लोग विधायक भी कहते हैं। इस तरह से हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुन के आता है और इस तरह से विधानसभा का गठन हो जाता है। तो अब हो गया, अब हम देखते हैं विधानसभा की प्रक्रिया कौन लड़ सकता है। विधानसभा का गठन जो होता है, 403 मेंबर मिलके विधानसभा का गठन कर देते हैं। विधानसभा एमएलए कौन बन सकता है, दो सवाल आपके दिमाग में आए होंगे कि कौन एमएलए बन सकता है या कौन एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है और उनको वोट कौन देता है। क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए, एमएलए बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, निर्वाचन क्षेत्र से, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि बनने के लिए 5 क्वालिफिकेशंस हैं, या आप उसको योग्यता कह सकते हैं। उसमें पहली शर्त ये है, या ये शर्त कह सकते हैं, क्या शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो। कोई भी इंसान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन उसके लिए है, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो, यानी कि जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी उम्र 25 साल होना चाहिए, या ज़्यादा भी हो सकती है, 25 साल से 25 साल हो या 25 साल से ज़्यादा हो, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वो राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब यह है कि उसे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से किसी तरह का कोई भी लाभ ना मिल रहा हो, यानी कि वो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का एम्प्लॉय ना हो जिससे उसको इनकम हो रही हो, उसको सैलरी मिल रही हो। ये बात मंत्री और विधायकों पर लागू नहीं होती। आप ये सोचेंगे कि मंत्री लोग जो हैं उनको भी सैलरी मिलती है, वो भी गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तब अगर कोई विधायक हार जाता है तब फिर वो विधायक नहीं रहता है, उसकी इनकम उसको पेंशन पर आ जाता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है। तो जो मंत्रियों की सैलरी है या विधायकों की सैलरी है, ये उनकी परमानेंट सैलरी
नहीं होती है, इसलिए इनको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, राज्य सरकार के अंतर्गत है या केंद्र सरकार में है और वो भी एमएलए बनना चाहता है, विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो इसके लिए उसको अपना पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। वो पहले अपना इस्तीफा दे, उसके बाद वो इलेक्शन को लड़ सकता है। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है, वो किसी भी कोर्ट से जो भी कैंडिडेट विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको किसी भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी गंभीर अपराध के लिए दंडित न किया हो। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो अपराधी ना हो। अपराधी का मतलब ये, हमारे यहाँ बहुत से अपराधी हैं जो जेल से इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेकिन जो हमारा कानून कहता है कि कोई भी अपराधी जब तक अपराधी साबित नहीं हो सकता होता है, जब तक कि उस पर अपराध साबित ना हो जाए। इसलिए वो व्यक्ति, वो इंसान जिस पर कोर्ट ने उसको गंभीर अपराध के लिए पनिश किया हो, दंड की दिया हो और उसके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई हो, वरना अगर कोर्ट ने उसको रोक नहीं लगाई है, पनिश नहीं किया, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, भले वो कितना बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो। ये थी चौथी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये है, वो पागल या दिवालिया ना हो। यानी पागल लोगों के लिए तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, हम अपना रहनुमा पागल चुनेंगे भी नहीं, और वो दिवालिया भी ना हो, बैंकरप्ट ना हो, उसने बैंक से लोन ले लिया है और बाद में अपने आप को दिवालिया दिखा दिया है। इसलिए ये 5 कंडीशन दी गई हैं। इस टाइप के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बाकी भारत का नागरिक कोई भी हो जो इस कैटेगरी में आता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये तो बात हो गई इलेक्शन कौन लड़ेगा। अब आता है इनको वोट कौन देता है। हमारे देश में वोट देने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने के जिनको राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, उनको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जिनको वयस्क मताधिकार बोला जाता है। जो भी 18 साल के लोग हैं या उससे ऊपर हैं, 18 ईयर्स और अबव, कम नहीं होना चाहिए उनकी एज, जिनकी 18 साल की है या उसके ऊपर है, वो सभी लोग वोट डाल सकते हैं। उनको राइट टू वोट है, राइट देने का, वोट देने का अधिकार है। लेकिन सभी 18 साल के लोग या उससे ऊपर वो सभी वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स के हैं या उससे अबव हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल सकते। इसलिए अगर आप भी 18 ईयर्स के हैं या उससे अबव हैं, तो वोटर लिस्ट में अपने नाम को ज़रूर शामिल करवाएं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देना। वरना आप वोट देने के एलिजिबल नहीं होंगे, वोट देने के लिए, भले ही आप 18 ईयर्स या उसके अबव हैं। तो ये बात हो गई है हमारी विधानसभा की, कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन उनको वोट दे सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की, कि अब इलेक्शन की प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया क्या है, विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल माना गया है, जो उसका टेन्योर है वो है 5 ईयर्स। जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 ईयर्स है, इसका टेन्योर 5 ईयर्स माना गया है विधानसभा की पहली बैठक से। जब इलेक्शन हो जाते हैं और विधानसभा की पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से अगले 5 साल तक के लिए इस नई विधानसभा का कार्यकाल माना जाता है। फिर जब विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो जनरली ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन 5 साल के अंदर, यानी कि उससे 1 महीना पहले ही जनरली इलेक्शन को, नए इलेक्शन को कंडक्ट करा देता है, ताकि 5 साल पूरा होने से पहले ही नई विधानसभा का गठन हो जाए। तो इसके लिए जब सरकार 5 साल पूरे कर लेती है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट कराने का काम 6 महीने पहले ही शुरू कर देता है। वोटर लिस्ट में अपडेशन का काम यह है कि जो लोग 18 साल के हो जाते हैं, हर साल लोग जो हैं वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो जो उनकी एज 18 साल की हो गई है या उससे ऊपर है, उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए जाते हैं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको BLO कहते हैं, उसको जिम्मेदारी दी जाती है और वो आपके क्षेत्र में घूमकर लोगों के जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैं, 18 ईयर्स हैं या अबव है, उनके वोट लिस्ट में शामिल करता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वोटर हमारे मतदाता हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो मर गए हैं, उनके नाम को काटा भी जाता है। तो इस तरह से नए जोड़े जाते हैं और जो मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है वोटर्स की, उनके नाम काट दिए जाते हैं। ये वोटर लिस्ट अपडेशन का काम इलेक्शन कमीशन करता है, चुनाव आयोग करता है। फिर चुनाव आयोग क्या करता है, उसके बाद जब सरकार का टाइम पूरा होता है, तब इलेक्शन कमीशन एक अधिसूचना जारी कर देता है नए इलेक्शन के लिए। अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार का नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। अधिसूचना जारी होती है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद मौजूदा सरकार कोई भी
डिसीजन नहीं ले सकती है। जैसे कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब हमारा विधानमंडल यानी कि विधानमंडल जो है कोई भी नया बिल पास नहीं कर सकता है, कोई नया कानून नहीं बना सकता है, सरकार कोई भी नया डिसीजन नहीं ले सकती है आचार संहिता लागू होने के बाद। फिर आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग नॉमिनेशन की एक डेट दे देता है। जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको नॉमिनेशन कराना होता है, एक फॉर्म देना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी कैंडिडेचर के लिए, उम्मीदवारी के लिए। तो उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है, 1 और 2 डेज, 2 या 3 दिन के लिए टाइम दिया जाता है। जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं अपनी उम्मीदवारी के लिए। फिर उन डॉक्यूमेंट्स की जाँच होती है। उनको अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है कैंडिडेट तो उसको मौका दिया जाता है, वो अपना नाम वापस भी ले सकता है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या उसका उम्मीदवारी को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इस तरह से चेकिंग होने के बाद फिर सिंबल अलॉटमेंट का नंबर आता है। सभी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको सिंबल अलॉट किए जाते हैं। सिंबल 2 तरह से अलॉट किए जाते हैं, एक तो पार्टी के सिंबल अलॉट किए जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार है जो पार्टी से ऑथराइज्ड है, किसी पार्टी ने, तो उसको पार्टी का लेटर पैड अपने एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है कि इस पार्टी ने, वो पार्टी ये बताती है कि हमने इस कैंडिडेट को ऑथराइज किया है अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जो ऑथराइज कैंडिडेट होते हैं पार्टी के, उनको पार्टी का सिंबल दे दिया जाता है, और जो ऑथराइज नहीं होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार कहा जाता है। और चुनाव आयोग के जो अपने सिंबल होते हैं वो उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट के बाद चुनाव आयोग 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन का टाइम दे देता है प्रचार करने के लिए। उसके बाद सारे कैंडिडेट अपना सिंबल लेकर क्षेत्र में आ जाते हैं और अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। फिर डोर टू डोर आपके दरवाजे जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, रैलीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और हाथ जोड़ कर आपसे वोट की रिक्वेस्ट करते हैं। हर तरीके से जितने भी कैंडिडेट हैं वो हाथ जोड़ के भी आपके रिक्वेस्ट कर लेते हैं, डरा के भी कर लेते हैं, धमका के भी कर लेते हैं, जो भी लीगल मीन्स है यूज़ कर लेते हैं। नोट के बदले भी वोट मिल जाता है, दारू के बदले भी वोट मिलता है, वोटर्स के लिए दावत का भी इंतजाम किया जाता है। सारे कुछ प्रोसेस होते हैं और मनी भी खर्च की जाती है, पैसा भी खूब जम के खर्च किया जाता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नेता लोग वादे करते हैं इलेक्शन में विधायक बनने के बाद वो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, और कितने वादे पूरे होते हैं ये आप लोग हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर डिस्कस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब इलेक्शन प्रचार अपना होता रहता है, प्रचार के बाद जब फिर आ जाती है हमारी वोटिंग की डेट, एक डेट फिक्स कर दी जाती है 10, 12, 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कि इस दिन वोटिंग होगी। फिर सभी लोग जो इतने वोटर्स हैं वो जाते हैं पोलिंग बूथ पर और वहाँ जाकर अपने वोट को देते हैं। वोटिंग बैलेट पेपर से होती है, तो बैलेट पेपर दिए जाते हैं वहाँ पर। जो एम्प्लॉय होते हैं चुनाव आयोग के वो आपको बैलेट पेपर देते हैं, उसमें सभी कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और उसके सिंबल होते हैं। जिसको भी आपको वोट देना है उसके सिंबल पर आप स्टैम्प को यानी कि उस मोहर को लगा सकते हैं। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है तो हम लोगों ने ईवीएम का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़माना है, तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। वहाँ पर जाकर सब कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और उसमें सिंबल होते हैं। बस आपको जिस कैंडिडेट को वोट देना है उस पर, उस सिंबल पर आपको बटन को प्रेस कर देना है, आपका वोट उस कैंडिडेट को चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम विधायक बना सकें, जो हमारा विधायक हो सके, जो हमारा रहनुमा हो सके, जिसके हाथ में हम बागडोर दे सकें अपने क्षेत्र की, नहीं लगता आपको कि कोई ऐसा है, तो सबसे नीचे आप देखेंगे उसमें होता है नोटा का बटन। कि आप किसी को भी नहीं चाहते हैं अपना विधायक बनाना तो आप नोटा के बटन को भी दबा सकते हैं। इस तरह से प्रोसेस पूरा हो जाता है इलेक्शन का। वोट देने के बाद जो जनता भगवान होती है, वोट देने से पहले नेताओं के लिए, वो जनता वोट देने के बाद फ्यूज़ बल्ब की तरह हो जाती है। जैसे कि बल्ब की जब तक जलता है रोशनी है और उसकी रोशनी फ्यूज़ होने के बाद उसको कूड़े में डाल दिया जाता है, या आप मिस कारतूस कह लीजिए, किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो वोट देने के बाद जनता की हालत हो जाती है उस फ्यूज़ बल्ब या मिस कारतूस की तरह, फिर उसको कोई भी पूछता नहीं है। इस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। हमारा यूपी जो है वो बड़ा स्टेट है, तो उसमें कई फेस में इलेक्शन होता है। फेस का मतलब कई चरणों में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में इलेक्शन होगा। अरेंजमेंट इसलिए किया रहा है कि हमारे पास उतने अरेंजमेंट्स नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, इसके लिए बड़े लेवल पर एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े इलेक्शन कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए और ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए। तो हमारे पास चरणबद्ध तरीके से करते हैं, फेस वाइज करते हैं। तो जैसे कि फेस का मतलब यह है कि 403 सीट, जैसे कि हमारे विधानसभा में 403 सीट्स हैं, तो इकट्ठा 403 सीट्स पर इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन
कहीं 100 सीट पे, 100 सीट पे हो गया, कहीं 80 सीट पे हो गया, 85 सीट पे हो गया, फिर 90 पे या 150 पे, इस तरह से 4-5 फेज में इलेक्शन हो जाता है। लेकिन काउंटिंग का काम जब होता है जब आखिरी फेज निपट जाता है, लास्ट चरण के बाद ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक फेज में जहाँ इलेक्शन हो गया वहाँ की काउंटिंग करवा दें। इससे क्या होता है कि अगर किसी में पहला फेज पड़ गया, पहला चरण में इलेक्शन हो गया और उसकी काउंटिंग करा दी गई, तो उसमें किसी पार्टी ने, लीडिंग पार्टी होगी, लीड ले ली, तो जो वहाँ पर वोटिंग होने जा रही है वो लोग ये समझेंगे कि ये पार्टी लीडिंग पार्टी है, लीड ले रही है, इसलिए इसी को वोट दे दो। तो इससे माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए सारे फेस होने के बाद, इलेक्शन सारे फेस का हो जाने के बाद, सारे चरण का इलेक्शन हो जाने के बाद फिर जो लास्ट चरण हो जाता है उसके 1 या 2 दिन बाद काउंटिंग शुरू होती है। एक साथ सारी काउंटिंग होती है और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो उस क्षेत्र का विधायक अनाउंस कर दिया जाता है, उसकी घोषणा कर दी जाती है कि इस क्षेत्र के विधायक हैं और वो माननीय बन जाते हैं। इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इलेक्शन का पूरा। उसके बाद नंबर आता है सरकार बनाने का। अब हम देखेंगे सरकार किस तरह से बनाई जाती है। ये सरकार बनाने के लिए, जैसे कि हमें बताया है कि पहले ही कि हमारी टोटल 403 सीट्स हमारे पास हैं। सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए होता है बहुमत। अगर कोई किसी भी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो वो सिंपली सरकार बना सकती है। सरकार बनाने के लिए हमको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। साधारण बहुमत का मतलब क्या है, फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला यह है कि ये टोटल जो नंबर्स हैं, जो टोटल विधानसभा की सीट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इसका 50% प्लस 1, ये हमारी है सिंपल मेजॉरिटी का फार्मूला। 50% प्लस 1, यानी कि अगर 403 का हम 50% देखते हैं तो ये हो जाएगा 201.5, और इसमें हमको चाहिए है प्लस 1। 205 का मतलब हो गया 201 मेंबर और आधे, और 201 मेंबर और आधे मेंबर को तो आधा नहीं कर सकते हम, किसी इंसान को आधा तो नहीं कर सकते हैं, तो 201.1 को हम मान लेते हैं 202, पूरा 202 कर लेते हैं। ठीक है, ये 202 एक साइड में हो जाएंगे। अगर 403 में 202 आप इधर आ जाएंगे तो कितने बचेंगे? फिर हमारे पास बच जाएंगे 201, तो ये पूरे हो जाएंगे 403। यानी कि जो पार्टी, जिस पार्टी को भी 202 सीट मिल जाएंगी, मतलब जिस पार्टी के 202 मेंबर जीत जाएंगे वो सरकार को बना लेगी। ये हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपोजिशन, जिसको हम लोग बोलेंगे विपक्ष। गवर्नमेंट में 202 पर गवर्नमेंट बन जाएगी, सरकार बन जाएगी, पार्टी सरकार बना लेगी जो पाएगी, और जिसको 201 सीट मिलेंगी वो हो जाएगा हमारा अपोजिशन, वो विपक्ष हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ऐसी विधानसभा को कहा जाता है त्रिशंकु विधानसभा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लें कि ये 150 सीट्स एक ए पार्टी है, ए पार्टी को मिल गई है 150, यानी कि 150 सीट। बी को मिल जाती हैं 140, सी को मिल जाती हैं 100, डी को 10 और ई को 3 सीट्स। ठीक है, पूरी 403 सीट हो गई। एक पार्टी, ए पार्टी को मिल जाती है 150 सीट। अब 150 सीट पाने वाली पार्टी सरकार नहीं बना सकती, उसको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए हैं? उसको चाहिए हैं 200, ये है 202 सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में होता है, अब काम होता है राज्यपाल का। गवर्नर जनरली यही होता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी होती है विधानसभा में, उसको सरकार बनाने के लिए इन्वाइट किया जाता है। जनरली ऐसा ही होता है कि जिसको 150 सीट मिली है, यानी कि वो प्रबल दावेदार होते हैं सरकार बनाने के। तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो उनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है, और उनको कभी कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला देता है। जो विधानमंडल उस पार्टी का, जो लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें जो विधानमंडल दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देता है, और उसको टाइम दे देता है 10, 12 या 15 दिन का, कि इस टाइम पर आपको अपना बहुमत साबित करना है। तो बहुमत साबित करने के लिए अब उनको सीट की जरूरत पड़ती है, तो वो बात करते हैं दूसरी पार्टी से, इस पार्टी से बात कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी जनरली होता है, जो 2 अपोनेंट पार्टीज होती हैं, ध्रुव विरोधी पार्टीज होती हैं, वो कभी एक नहीं होती। ऐसा आपने देखा हो, तो हमारे यहाँ पार्टियाँ भी हैं, तो इसलिए वो कभी एक नहीं हो सकती हैं, तो इनमें बहुत ही मुश्किल से गठबंधन हो पाता है। ऐसे जब किसी को मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब हम बनती है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। और गठबंधन करने के लिए हमको चाहिए होता है मेंबर का सपोर्ट, दूसरी पार्टी के मेंबर का सपोर्ट। तो इससे तो मुश्किल ही होता है कि सपोर्ट उनका गठबंधन हो पाए। तो अब इनसे अगर गठबंधन हो जाता है, अच्छी बात है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये बात करेंगे इस तीसरी पार्टी से।
अगर ये 100 मेंबर्स इनको मिल जाते हैं तो इनके हो जाएंगे 250, और सरकार बनाने के लिए चाहिए हैं सिर्फ 2 मेंबर, आराम सरकार बन जाएगी। और अगर ये भी राजी नहीं होते हैं, अगर इनको सपोर्ट कर दे तो सरकार बन जाएगी, और अगर ये सरकार नहीं राजी होते हैं तो फिर जो लार्जेस्ट पार्टी है, इनका मुख्यमंत्री है, उसको 10-12 दिन बाद अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, अपना साबित नहीं करता है, तो उसको फिर रिजाइन करना पड़ता है, वो इस्तीफा दे देता है। उसके बाद गवर्नर, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी, उसको इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए कि अब आप सरकार बना सकते हैं। उसके भी विधानमंडल दल का जो नेता होता है उसको बुलाता है, उसकी पार्टी का लीडर होता है उसको बुलाता है और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देता है, और उसको भी वही प्रोसेस 10 से 12-15 दिन का टाइम देता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। फिर ये भी इन पार्टी से बात करेंगे। अब इनसे बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनसे बात कर चुके थे, इन्होंने कहा तब मना कर दिया इनको सपोर्ट कर, तो इनसे बात करेंगे। अगर दोनों में बात बन जाती है तो इनके पास हो जाती है 240 सीट, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 202 सीट, तो सरकार बन जाती है और फिर चलती रहती है। हालांकि जो मेजॉरिटी सरकार आती है फुल मेजॉरिटी से, वो 5 साल चल जाती है। गठबंधन सरकार भी 5 साल का टाइमिंग होती है, लेकिन 5 साल चल भी सकती हैं, और अगर 2 पार्टियों में कभी मनमुटाव हो जाता है तो यह सरकार 20-5 साल से पहले भी गिर जाती है। इसमें निगोशिएशन होता है। इसमें ये होता है जब पार्टी इनसे बात करती है, ये पार्टी या इनसे दूसरी पार्टी सपोर्ट के लिए बात करती है, दूसरी पार्टी भी ये कहती है कि हमें सपोर्ट से क्या बेनिफिट होगा। ये निगोशिएशन होता है, उसमें बार्गेनिंग होती है, मोलभाव होता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सरकार बनेगी, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इनको लालच दिया जाता है जो सरकार बनाती है, और सरकार जो लार्जेस्ट पार्टी होती है और सपोर्ट मांगती है दूसरी पार्टियों से, उनको मंत्री पद का लालच दिया जाता है। कहा जाता है ठीक है, हम आपको सरकार को सपोर्ट करेंगे, हम आपके मंत्री बना देंगे। लेकिन मंत्री क्या है, मंत्री भी एक लिमिटेड नंबर में बनाए जा सकते हैं, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। फिर कहा इतने में तुम्हारा काम चलेगा नहीं, फिर क्या कहा ठीक है जो बचेंगे उनको हम आयोग का चेयरमैन बना देंगे। लेकिन फिर भी क्या बच जाएंगे, आयोग के चेयरमैन से बचेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, किसी निगम का चेयरमैन बना देंगे। लेकिन निगम से भी अगर बच जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको क्या करेंगे, किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे। और बोर्ड का चेयरमैन भी अगर सीट नहीं बचती है तो फिर क्या करेंगे, कैश दे देंगे। और कैश से भी अगर कोई राजी नहीं होता तो फिर लास्ट में आता है कि हम उनको ठेकेदारी दे देंगे। ठेकेदारी का काम कौन करता है, ठेकेदारी का काम हालांकि विधायक जी तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, उनके नाम से नहीं होगा, उनके कार्यकर्ता करते हैं। ठेकेदारी के काम ठेके उनके कार्यकर्ताओं के नाम से लिए जाते हैं, और विधायक जी सिर्फ एक फाइनेंसर का काम करते हैं। पैसा विधायक जी का लगता है और कार्यकर्ता के नाम से काम होता है, और 5 साल तक खूब जम के मलाई काटते हैं। अब विधानसभा की एक बात जो छूट गई है वो तो मैं आपको बताना ये भूल गया कि आखिर लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते क्यों हैं, क्यों आपके आगे आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। जो मेन बात थी वो डिस्कस अब हम लोग करेंगे, वो है सैलरी, विधानसभा विधायकों की सैलरी के बारे में, उनके भत्ते क्या है। देखिए वेतन और भत्ते के बारे में बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। जो अगर हम यूपी की बात करते हैं, अगर हम यूपी विधानसभा की बात करते हैं तो यूपी के एक विधायक की जो सैलरी है वो 1,95,000 रुपये, ऐसे मान लीजिए 1,95,000 रुपये पर मंथ है। यूपी के एक विधायक की सैलरी 1,95,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा 50,000 रुपये उनको दिया जाता है निर्वाचन भत्ता। ये दिया जाता है उनको निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। 50,000 का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ते का मतलब यह है कि वो अपने लोगों से, निर्वाचन क्षेत्र जो उनका होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है, उससे लोगों को मिलते हैं, जुलते हैं, या लोग उनसे मिलने आते हैं, उस पर जो खर्च होता है उसके लिए दिया जाता है 50,000 रुपये। आप लोग अपने विधायक जी से जब मिलने जाते हैं और उनके घर की 1 कप चाय पीते हैं तो ये चाय भी विधायक जी की जेब से नहीं जाती है, बल्कि ये भी चाय का पैसा भी सरकारी खजाने से आता है, इन्हीं 50,000 रुपयों में से। ये 50,000 रुपये निर्वाचन भत्ता निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए दिया जाता है। उसके अलावा लगभग 3,75,000 3,50,000 रुपीज का उनको दिया जाता है रेलवे कूपन। ये उनको मिलते हैं रेलवे कूपन।
क्षेत्र से लखनऊ तक जाने आने के लिए उनको रेल की ज़रूरत पड़ती है। जाएंगे कैसे? रेल से जाएंगे। वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके कार्यकर्ता भी होंगे, इसलिए उनको इतना ज़्यादा दिया जाता है, इतने रुपए के कूपन दिए जाते हैं ताकि इससे वो कूपन से यात्रा कर सकते हैं। यानी कि कूपन उनके टिकट का काम करते हैं, जो इनको मिलते हैं साल में एक बार, हर साल में इतना मिलता है उनको। इसके अलावा 30,000 रुपये पर मंथ, यानी कि हर महीना 30,000 रुपये महीना उनको मिलता है चिकित्सा भत्ता। 30,000 रुपये विधायक जी को हर महीने मिलता है चिकित्सा भत्ता। इसका मतलब यह है कि ये वो अपनी बीमारी पर खर्च कर सकते हैं। अगर एक महीने में अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो दवा लेने के लिए वो खर्च करेंगे, उसके लिए उनको मिलता है हर महीने 30,000 रुपये। इसके अलावा 25,000 रुपये पेट्रोल डीजल के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए हर महीने 25,000 रुपये। किस लिए? कि क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में वो जाएंगे, अपनी गाड़ी से घूमेंगे, उसमें जो पेट्रोल खर्चा होगा उसका पैसा भी सरकारी खजाने से दिया जाता है, जो कि 25,000 रुपये पर महीना है। इसके अलावा और देखिए 20,000 रुपये उनको दिया पर मंथ, हर महीने 20,000 रुपये महीना उनको मिलता है सचिव भत्ता। सचिव के लिए एक भत्ता उनको हर महीने मिलता है 20,000 रुपये का। सचिव भत्ता क्यों दिया जाता है? कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यालय खोलें, उसमें सचिव को बैठा लें, वहाँ सचिव लोगों की समस्याओं को सुनेगा, एक रजिस्टर रखेगा, लोगों की समस्याओं को सुनेगा, उन्हें नोट करेगा और उनकी समस्याओं को विधायक जी तक पहुंचाएगा। इसलिए एक सचिव रखा जाता है ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए। अब वहाँ सचिव बैठेगा तो ऑफिस ही मेंटेनेंस करना है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लेना है, फोन भी रखा जाएगा, तो इन सबके मेंटेनेंस के लिए मिलता है 20,000 रुपया पर मंथ। इसके अलावा 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये महीना मोबाइल रिचार्ज के लिए, यानी कि विधायक जी को हर महीने 6,000 रुपये मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए मिलते हैं। वो बड़ा क्षेत्र होता है विधायक जी का, फ़ोन पे लोगों से बात भी करना होती है, इसलिए उनको 6,000 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलते हैं, यानी कि 200 रुपये रोज़। अब आप ये सोचेंगे कि जियो तो 599 रुपये में 3 महीने के लिए फ्री कॉलिंग दे रहा है, तो विधायक जी को 6,000 रुपये महीना देने की क्या ज़रूरत है? तो सरकार दे रही है तो विधायक जी ले रहे हैं, इसमें विधायक जी का क्या दोष है? इस सब के अलावा विधायक जी को 5 साल में मिलते हैं 7.5 करोड़ रुपए विधायक निधि के तौर पर। हर विधायक को, एक विधायक को यूपी के 7.5 करोड़ रुपए हर 5 साल में मिलते हैं क्षेत्र में विकास कराने के लिए। इसके अलावा 200 हैंडपम्प 5 साल में विधायक जी को मिलते हैं, 200 हैंडपम्प क्षेत्र में लगवाने के लिए। यह है विधायक जी को, इस तरह से ये विधायक जी को वेतन और भत्ते हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया आपको बताइए, सरकार बनाने का सिस्टम बता दिया है, बता रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे सरकार कैसे बनती है, तो सरकार बनाने का सिस्टम भी आपको बता दिया है। इस तरह से चुनाव होता है, फिर सरकारें बनती हैं, और जो फुल मेजॉरिटी सरकार होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, वो 5 साल चल जाती है, और जो हमारी कोalition यानी गठबंधन सरकार होती हैं वो 5 साल चल भी सकती हैं और नहीं भी चल सकती हैं। ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा सब कि विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है। तो तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे आपको नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।